कामयाबी बेशक चुपचाप गुजर जाए, कामयाबी बेशक चुपचाप गुजर जाए, कम वक्त ए असफलता बड़ा शोर करती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत के एक और महत्वपूर्ण राजवंश खिलजी वंश, खिलजी वंश को एक ही वीडियो में विस्तार पूर्वक लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर, अलाउद्दीन खिलजी पर, शिहाबुद्दीन उमर पर, मुबारक शाह पर और खुसरो शाह पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो खिलजी वंश है, इनका नाम खिलजी क्यों पड़ा। तो जो खिलजी थे यह मूलतः क्या थे? तुर्क थे। जो खिलजी थे यह मूलतः क्या थे? तुर्क थे, लेकिन यह इलवरी तुर्क नहीं थे। अब बात करते हैं कि इनका नाम खिलजी क्यों पड़ा। तो अफगानिस्तान में एक घाटी है, कौन सी? हेलमंद घाटी। हेलमंद नदी घाटी है और उसी प्रदेश के नाम पर इसको खिलजी जाना जाता है। जो हेलमंद नदी घाटी है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? खिलजी नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर जातियाँ विकसित हुई, यहाँ पर जिन जातियों ने निवास किया, उनको किस नाम से जाना गया? खिलजी नाम से जाना गया। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं खिलजी वंश, जो कि सल्तनत काल में 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसका संस्थापक कौन होता है? तो इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। और किसी भी वंश का संस्थापक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है, यह खिलजी वंश की स्थापना कब करता है? तो 1290 ईस्वी में करता है। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है, यह खिलजी वंश में कब से कब तक शासन करता है? तो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन करता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है, यह बलबन के द्वारा बनाया गया जो लाल महल रहता है, बलबन ने लाल महल बनाया था, तो उस पर यह बैठने से इनकार कर देता है। कौन? खिलजी। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है, फिर यह किलोखरी आता है, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। कौन? कैकूबाद। कैकूबाद के द्वारा किलोखरी महल का निर्माण करवाया गया था। वह यहाँ पर आता है किलोखरी में, जो कि दिल्ली में है। यहीं पर किलोखरी में अपना राज्याभिषेक करवाता है और उसको ही अपनी राजधानी बनाता है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैन्य अभियानों की। तो सबसे पहले इसका सैन्य अभियान देख लेते हैं। 1291 में यह रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव के विरुद्ध सैन्य अभियान करता है, लेकिन यह रणथंभौर को बिना जीते ही वापस आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता यह थी कि जब यह शासक बनता है तब इसकी आयु 70 वर्ष होती है। तो यह दिल्ली से दूर नहीं जाना चाहता था, जिस कारण से यह रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव को बिना पराजित किए ही वापस आ जाता है। और वहाँ पर एक तर्क देता है। कौन सा तर्क देता है? कि वह अपने मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता था। क्यों नहीं बहाना चाहता था? क्योंकि यह पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा उम्रदराज शासक था, और यह सोचता था कि जितना ज़्यादा हो तो यह दिल्ली में ही रहे। अगर बात करें कि विद्रोहों की, कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए, तो सबसे पहले विद्रोह कौन करता है? मलिक छज्जू करता है। मलिक छज्जू कौन था? तो यह बलबन का भतीजा था। और यह कहाँ का इक़्तिदार था? तो कड़ा उत्तर प्रदेश का यह इक़्तिदार होता है। कौन? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू विद्रोह करता है। तो जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है, यह मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा करके इसकी इक़्तिदारी को छीन लेता है और उसे मृत्युदंड नहीं देता है। ये बात याद रखना आप, उसे ऐसे ही छोड़ देता है। जो कड़ा था, कड़ा के स्थान पर यह कड़ा उत्तर प्रदेश में अपने भतीजे किसको?
अलाउद्दीन खिलजी को इक़्तिदार नियुक्त करता है। ये पॉइंट आप याद रखना। अगर बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में अन्य तथ्य की, एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एकमात्र सुल्तान जिसने क्षमा, दया और कृपालुता को शासन का आधार बनाया, तो ये आप याद रखोगे कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जिसने क्षमा, दया और कृपालुता को शासन का आधार बनाया, तो वह कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके बारे में एक अपवाद आता है कि इसने ईरानी दरवेश सिद्दी मौला थे, उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था, तो एकमात्र अपवाद है। और बात करें कि 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंगोल आक्रमण को इसने पराजित किया था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसने एक नया विभाग बनाया था। कौन सा विभाग? दीवान वकूफ। दीवान वकूफ का क्या काम था? तो यह राजकीय आय व्यय का ब्यौरा रखता था। तो दीवान वकूफ नामक नया विभाग किसने बनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और इसका काम क्या था? तो इसका काम था राजकीय आय व्यय का ब्यौरा रखना। इसके बाद जो इसका भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी, यह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। पहली बात तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है, इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम अली गुरसाब था, जो कि सुल्तान का भतीजा और दामाद होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? तो पहली बात भतीजा और दामाद था। इसका मूल नाम क्या था? तो अली गुरसाब इसका मूल नाम था। और यह कड़ा एवं मानिकपुर का इक़्तिदार था। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार था? तो कड़ा एवं मानिकपुर का इक़्तिदार था। क्या होता है कि जो अली गुरसाब है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, यह 1292 में सुल्तान से अनुमति लेकर के भीलसा, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का पूरा नाम है, उस पर आक्रमण करता है और वहाँ से बहुत सारा धन लूट करके सुल्तान को सौंपता है। इससे प्रसन्न होकर के जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है, वह अली गुरसाब को कहाँ का? अवध का इक़्तिदार भी नियुक्त कर देता है। अवध का इक़्तिदार नियुक्त भी कर देता है। तो अब जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसका जो भतीजा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसके मन में और लोभ बढ़ जाता है। तो यह 1296 में बिना सुल्तान को बताए देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है, उस पर आक्रमण करता है। और वहाँ के शासक कौन रहते हैं? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को यह पराजित करके अत्यधिक संपत्ति प्राप्त करता है। क्योंकि जो अली गुरसाब है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, यह सुल्तान से अनुमति नहीं लेता है, बिना अनुमति के ही उस पर आक्रमण करता है। तो जो देवगिरी से धन प्राप्त किया था और बिना अनुमति के आक्रमण किया थी, तो जो देवगिरी से प्राप्त धन था वह यह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को सौंपना चाहता है और देवगिरी पर किए आक्रमण की क्षमा भी मांगना चाहता है। तो अली गुरसाब सुल्तान को अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर करता है। और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अली गुरसाब से मिलने के लिए कहाँ पर? कड़ा नामक स्थान पर आते हैं, तो गंगा नदी के तट पर मानिकपुर, जो कि जहाँ का यह कौन इक़्तिदार है? कौन? अली गुरसाब। अली गुरसाब जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा नामक स्थान पर मानिकपुर के यहाँ गंगा नदी किनारे बुलाता है और अली गुरसाब के संकेत पर जलालुद्दीन खिलजी का सिर काट दिया जाता है, मतलब कि सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो जैसे ही अब इसकी हत्या कर दी जाती है, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की, तो अब नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। तो एक पॉइंट इसमें याद रखना, ये मृत्यु दी है किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। तो कहाँ पर हुई थी? कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है। और सन की बात की जाए तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? तो स्वाभाविक है कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, जो कि खिलजी वंश में 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करता है। अगर इसके मूल नाम की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है, अली गुरसाब इसका मूल नाम था। और उपाधियों की बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है
कि द्वितीय सिकंदर के नाम से या सिकंदर सानी के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। जो अलाउद्दीन खिलजी है यह पैगंबर की तरह धर्म प्रवर्तक तथा सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता है, किंतु जो इसका मित्र रहता है कौन? ऐनुल मुल्क। ऐनुल मुल्क इसे परामर्श देता है और यह विचार त्याग देता है। कौन सा विचार? पैगंबर की तरह धर्म प्रवर्तक बनने का। अगर इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये हैं कि केंद्र में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक। तो केंद्र में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। दक्षिण विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और विश्वा को इकाई मानकर भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद 50% कर वसूलने वाला पहला सुल्तान। तो 50% कर वसूलने वाला पहला सुल्तान भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। साथ ही गृह कर और चराई कर लगाने वाला पहला सुल्तान भी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली का आरंभकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप कि कितने सारे फैक्ट हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में महत्वपूर्ण हैं और इसे मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री किस शासक को कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। साथ ही घोड़ा धागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो याद रखना। साथ ही अगर आप PDF लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6265439090। इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद में यह 4 घोषणाएं करता है। कौन कौन सी? तो पहली, स्थायी गुप्तचर की स्थापना करता है और जो दान में दी गई भूमि है, मतलब कि खालसा भूमि, उसको सरकारी भूमि में परिवर्तित करता है। मद्यपान मतलब कि नशा और शराब पर प्रतिबंध लगाता है और छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग हैं जो स्थापित किए गए थे, जैसे कि दीवान आरिज जो सैन्य विभाग से संबंधित था, यह भी पूछे जाते हैं। जैसे दीवान इंसा जो शाही आदेशों को पालन करवाते थे, जिसको पत्राचार विभाग कहते हैं। दीवानी वजारत या विसारत, जिसका जो मुख्य होता था वह वजीर या प्रधानमंत्री होता था। यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था और यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? दीवानी वजारत था। इसके बाद दीवानी रसातल जो कि विदेश विभाग था, साथ ही यह धार्मिक मामले भी देखा करता था। और दीवानी रियासत जो कि बाजार पर नियंत्रण रखता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए थे? दीवानी आरिज, दीवानी इंसा, दीवानी वजारत, दीवानी रसातल और दीवानी रियासत। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की। तो सबसे पहले यह विजय अभियान मुल्तान पर करता है। कब? 1296 पर। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन था? मुल्तान अभियान था। कब करता है? 1296 में। किसके नेतृत्व में? तो यह उलूग खां और जफर खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और जो जलालुद्दीन खिलजी मतलब कि जो इसके चाचा थे, उसका पुत्र रहता है कौन? अरकेली खां सहित पूरे परिवार की हत्या करवा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद यह गुजरात विजय करता है। कब? 1299 में। जो गुजरात का तत्कालीन शासक होता है रायकर्ण बघेल, यह अपनी पुत्री किसको? देवल देवी के साथ भाग जाता है। कहाँ पर? देवगिरी के शासक के यहाँ, रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है
और जो गुजरात अभियान का नेतृत्व कर रहे थे वह कौन कौन कर रहे थे? तो उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान भेजा था। गुजरात अभियान के दौरान जो गुजरात का शासक रहता है रायकर्ण बघेल, यह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ले लेता है। लेकिन जो इसकी पत्नी थी कौन? कमला रानी। कमला रानी जो कि यह अकेला छोड़कर भाग जाता है कौन? रायकर्ण बघेल। तो जो उलूग खां और नुसरत खां थे, यह रायकर्ण बघेल की पत्नी कमला रानी को अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली भेज देता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वह रायकर्ण बघेल की पत्नी कमला रानी से शादी कर लेता है और कमला रानी को मलिका ये जहां बनाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। और इसी अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान ही जो नुसरत खां रहता है वह मलिक काफूर नामक किन्नर को खरीदता है, जो कि एक असीबिनियाई हिजड़ा रहता है। आगे चलकर यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेना नायक सिद्ध होता है। ठीक है, जो मलिक काफूर है इसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। और 1000 दीनारी के नाम से इसकी क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मलिक काफूर का मालिक था, पहला मालिक, उसने इसको 1000 दीनार में खरीदा था, जिसके कारण इसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि नुसरत खां ने गुजरात विजय के अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा था, लेकिन किस स्थान से खरीदा था? तो पाटन नामक स्थान से खरीदा था। ठीक है, साथ ही गुजरात अभियान के बाद जो नेक्स्ट अभियान था वह रणथंबोर अभियान था। और रणथंबोर अभियान की रूपरेखा गुजरात अभियान के दौरान ही लिखी गई थी। क्यों लिखी गई थी? कि जो गुजरात अभियान है यह घोड़ों और कृषि व्यापार की दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश था। और समृद्ध प्रदेश होने के अलावा जो गुजरात अभियान था, गुजरात अभियान के दौरान जो लूटपाट की थी, तो यहाँ पर कुछ मंगोल सैनिक रणथंबोर के शासक हम्मीर देव की क्षेत्र में आकर बस गए थे। तो जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है यह हम्मीर देव से कहता है कि वह सैनिक हमें सौंप दो। तो जो रणथंबोर के शासक रहते हैं हम्मीर देव, यह सैनिकों को देने से इनकार कर देते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर के शासक राणा हम्मीर देव के विरुद्ध अभियान करता है। और इस अभियान के दौरान जो इसका सेना नायक था कौन? नुसरत खां। नुसरत खां मारा जाता है। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान पर जाता है और राणा हम्मीर देव को पराजित करके इनकी हत्या कर देता है। और जो हत्या होने के बाद जो इस महल में रानियां थीं, सभी राजपूत रानियां जोहर व्रत का पालन करती हैं। इस अभियान की जो जानकारी है वह तत्कालीन इतिहासकार अमीर खुसरो बताते हैं रणथंबोर विजय के बाद। और रणथंबोर विजय के बाद बात करें तो चित्तौड़ अभियान। तो चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी कब करता है? तो 1303 में करता है। जो चित्तौड़ के शासक रहते हैं कौन? राणा रतन सिंह। और उनकी पत्नी पद्मनी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो चित्तौड़ अभियान स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, इसमें राणा रतन सिंह मारे जाते हैं और जो उनकी पत्नी रहती हैं कौन? पद्मिनी सहित बहुत सी राजपूत रानियां जोहर व्रत का पालन कर लेती हैं, जिसकी जानकारी पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, इससे प्राप्त होती है। और इस अभियान पर जो अमीर खुसरो था वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कौन से अभियान में साथ में था? तो चित्तौड़ अभियान में साथ में था। क्या होता है, जैसे ही राणा रतन सिंह मारे जाते हैं और पद्मनी जोहर व्रत का पालन करती हैं, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र रहता है कौन? खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया जाता है और चित्तौड़ का नाम बदल के खिरजाबाद कर दिया जाता है। चित्तौड़ अभियान के बाद यह मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा पर जो अभियान करता है वह 1305 में आयन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजता है। और जो मालवा के शासक थे कौन?
मलहक देव और उसका सेनापति कोका प्रधान यह मारे जाते हैं। और इसी के साथ ही मांडू, चंदेरी और उज्जैन को 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। जो मालवा अभियान है, मालवा अभियान के संबंध में अमीर खुसरो कहते हैं कि जो मांडू विजय है वह मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। और किस अभियान के लिए कहा है? तो मालवा अभियान के लिए कहा है। इस मालवा अभियान कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 1305 में किया था। और किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान अभियान। तो राजस्थान अभियान में अलाउद्दीन खिलजी कमलालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजता है। और जो गुर्ग रहता है यह 1305 में जालौर के शासक काहनदेव और 1309 में सिवाना के शासक शीतलदेव को पराजित करके इन क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय का श्रेय है वह किसको जाता है? मलिक काफूर नामक सेनानायक को जाता है, जिसको हजार दीनारी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह एक किन्नर था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसको गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा पाटन नामक स्थान से खरीदा गया था। यह विभिन्न विजय अभियान करता है, जैसे कि देवगिरी महाराष्ट्र को यह 1307 और 8 में जीतता है। जो देवगिरी के शासक रहते हैं कौन? यादव वंश के शासक रामचंद्र देव रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र देव यह वही रामचंद्र देव हैं जिनके दरबार में गुजरात के शासक रायकर्ण बघेल और उनकी पुत्री देवल देवी शरण लिए हुए थे। तो कहीं ना कहीं देवगिरी अभियान उसी का एक रूप था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करते हैं। तो जो यादव वंशीय शासक रहते हैं कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव और जो रायकर्ण बघेल की पुत्री थी देवल देवी, इन दोनों को बंदी बना करके दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया जाता है। तो जो देवल देवी है इसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां से कर दिया जाता है। और जो रामचंद्र देव थे इनको अलाउद्दीन खिलजी माफ करता है, साथ ही इनको अपने मनसबदारों में शामिल करके पुनः देवगिरी का शासक नियुक्त करता है। और जो रामचंद्र देव हैं यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए वार्षिक कर तथा जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। जो देवल देवी और जो खिज्र खां का जो विवाह हुआ था उसका वर्णन हमें आशिका, जो कि रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं, इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद देवगिरी विजय के बाद में मलिक काफूर वारंगल, जो कि तेलंगाना में है, इस पर आक्रमण करता है। कब? 1310 में। जो वारंगल के शासक रहते हैं वह कौन थे? तो काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मलिक काफूर पराजित करता है। और जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय रहते हैं यह अपनी सोने की मूर्ति बनवा करके उसमें जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली भेजते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वह इनको वारंगल का पुनः शासक नियुक्त कर देता है। और प्रताप रुद्र देव द्वितीय उसके बदले अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर तथा जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। साथ ही यह वही शासक था जिसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो वह कौन सा शासक था जिसने मलिक काफूर के जरिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो वह कौन शासक थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, जो किस वंश से थे? काकतीय वंश से थे। इसके बाद यह द्वार समुद्र कर्नाटक पर आक्रमण करता है। कब? 1311 में। जो द्वार समुद्र के शासक रहते हैं कौन? होयसल वंश के शासक बीरबललाल तृतीय रहते हैं। मलिक काफूर इनको पराजित करता है। तो बीरबललाल तृतीय भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी बीरबललाल को पुनः द्वार समुद्र का शासक नियुक्त करता है। उसके बदले में
बीरबल लाल तृतीय अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर तथा जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। जो द्वार समुद्र है इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो हलेबीड इसका वर्तमान में नाम है। इसके बाद मदुरई, मतलब कि तमिलनाडु पर आक्रमण करता है। कब? 1311 में। तो जो मदुरई के शासक थे इस पर पांड्य वंश के शासक सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, इन दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। तो जैसे ही मलिक काफूर इन पर आक्रमण करता है तो यह मदुरई छोड़कर भाग जाते हैं। तो एकमात्र शासन था दक्षिण भारत का कौन? पांड्य वंश, जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मलिक काफूर ने जैसे ही इन पर आक्रमण किया तो यह अपनी राजधानी मदुरई छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, इसके बाद ये थे इसके विजययान। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर हुए जो मंगोल आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कुल 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा शासक है जिसने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी? तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए दिल्ली में सीरी का किला भी बनवाया था और वहीं पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले की सुरक्षा के लिए अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण सेनानायक मलिक काफूर और गाजी मलिक को नियुक्त किया था। तो इन्होंने मंगोलों को पराजित करके दिल्ली से वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा सेना नायक था जो मंगोलों से सामना करते हुए मारा गया था? तो जफर खां था, जिसको रुस्तम नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माण कार्यों की। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, जो कि कोतुल इस्लाम मस्जिद का एक दरवाज़ा है जिसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार स्तूप महल, हौज खास, सीरी महल और सीरी की कला, यह सब किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में नेक्स्ट कौन शासक बनता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में नेक्स्ट शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 में शासक बनता है। जो शिहाबुद्दीन उमर रहता है इसको कौन नियुक्त करता है? तो इसको मलिक काफूर। कौन नियुक्त करता है? मलिक काफूर शासक बनाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्र थे, कौन? खिज्र खां और सालदी खां। खिज्र खां और सालदी खां की आंखें फोड़वा देता है कौन? मलिक काफूर। और जो तीसरा पुत्र रहता है मुबारक खां को मलिक काफूर कैद में डलवा देता है। ठीक है, और जो इसका तीसरा पुत्र रहता है अदर पुत्र, कौन? शिहाबुद्दीन उमर को मलिक काफूर शासक नियुक्त करता है और मलिक काफूर इसका संरक्षक नियुक्त हो जाता है। जो शिहाबुद्दीन उमर की माँ थी, कौन? शिहाबुद्दीन उमर की माँ कौन थी? तो शिहाबुद्दीन उमर की माँ झत्तपाली। कौन थी? झत्तपाली से मलिक काफूर शादी कर लेता है। झत्तपाली जो कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो क्या होता है कि जो मलिक काफूर था यह शिहाबुद्दीन उमर का नायाबी ममलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता है। तो फिर जो अलाउद्दीन खिलजी के अंगरक्षक मतलब कि सैनिक थे उनके द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है और जो मुबारक खां था जिसको कैद में रखा गया था इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो वह अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर का अंगरक्षक नियुक्त हो जाता है। फिर इसके बाद में मुबारक खां शिहाबुद्दीन की आंखें फड़वा करके इसको ग्वालियर के दुर्ग में कैद करवा देता है और खुद शासक बन जाता है। तो नेक्स्ट शासक कौन बनता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्वयं को
खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र सुल्तान। तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी था। अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह और अमीर उल मोमिनीन इसकी प्रमुख उपाधियां थीं। यह खुसरो खां को अपना नायाबी ममलिकात नियुक्त करता है और दिल्ली सल्तनत में नायाबी ममलिकात के पद पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो खुसरो खां ही था। यह मुबारक खां दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर चला जाता था कभी कभार, तो कभी कभी नग्न होकर चला जाता था। यह किसने कहा है? तो बर्नी ने कहा है कि यह दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में दौड़ लगाता था। तो जो खुसरो शाह व्यक्ति रहता है जिसको नायाबी ममलिकात के पद पर नियुक्त किया था किसने? मुबारक शाह ने। तो यह मुबारक शाह की हत्या कर देता है और साथ ही स्वयं शासक बनता है। जो मुबारक शाह रहता है यह खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट शासक खुसरो शाह बनेगा खिलजी वंश का, लेकिन यह भारतीय मुस्लिम था। कौन? खुसरो शाह। जो तुर्क मुस्लिम था वह अंतिम कौन था? मुबारक शाह था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? तो खुसरो शाह बनता है, जो कि पहला तथा एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहला तथा एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो खुसरो शाह था। उपाधि की बात करें तो पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति नामक उपाधि किसने धारण की थी? तो खुसरो शाह ने की थी। और जिसे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। इसके सुल्तान बनने पर लगे नारे कि इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, यह किसके सुल्तान बनने पर नारे लगे थे? तो खुसरो शाह के सुल्तान बनने पर नारे लगे थे। जो खुसरो शाह का सेनापति होता है कौन? गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। यह खुसरो शाह की हत्या कर देता है और स्वयं तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुगलक वंश। ये था आपका खिलजी वंश, जिसको विस्तार पूर्वक जाना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।